तो प्रोटीन है ना, सबसे पहले प्रोटीन्स जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स होते हैं? अब इसका क्या मतलब है कि दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, वो बिल्डिंग की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक ब्रिक होती है ना, हम उस ब्रिक को जोड़ जोड़ के पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स एक सबसे जो छोटी यूनिट के बने हुए हैं उसको अल्फ़ा अमीनो एसिड बोलते हैं। फिर हम एक अल्फ़ा अमीनो एसिड को दूसरे अल्फ़ा अमीनो एसिड से जोड़ेंगे, तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो एक पॉलीमर बन जाएगा जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? अल्फ़ा अमीनो अल्फ़ा अमीनो एसिड। अब अल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब होता है कि इसमें सेम कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा होता है और सेम कार्बन के साथ एसिडिक ग्रुप लगा होता है। एसिडिक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिक यानी कि अमाइन बेसिक होता है। और यहाँ पर कुछ भी लगा हो सकता है इस आर की जगह पे, इस आर की जगह पे एच भी लगा हो सकता है, तो इस अमाइनो एसिड का नाम ग्लाइसिन है। अगर इस आर की जगह पे CH3 लगा होगा तो इसका नाम एलानिन है। अगर इस आर की जगह पे आइसोप्रोपाइल लगा होगा तो इसका नाम होता है वेलाइन। ठीक है, तो वी हैव 20 अमीनो एसिड्स इन टोटल, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन दी आर, है ना। अब ऑब्वियसली अगर आप आर पे कुछ भी लगाओगे तो ये कार्बन जो है ना, अब सबसे पहले तो इसको अल्फ़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम कार्बन के साथ ही NH2 है और सेम कार्बन के साथ ही COH है। अगर ऐसा होता ना कि COH पहले कार्बन के साथ होता, NH2 दूसरे कार्बन के साथ होता, फिर वो बीटा अमीनो एसिड बन जाते। कौन से अमीनो एसिड बन जाते? बीटा। और अगर एक कार्बन पे COH है और तीसरे कार्बन पे NH2 है तो वो कौन से बन जाते? गामा। लेकिन प्रोटीन्स कौन से अमीनो एसिड्स के पॉलीमर है? अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम अमाइनो एसिड का ये बीच वाला कार्बन देखो ना, ये कायरल होता है। कायरल मतलब ये चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है और कायरल कार्बन होना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की निशानी है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या क्या कोई अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो हम सच में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि लाइट पास करके देखेंगे। हमें सिर्फ क्या सर्च करना होता है? कायरल कार्बन। और अमीनो एसिड में 3 ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है, चौथा भी डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं H लगा दूँ तो ये ग्लाइसिन इज़ द ओनली अमीनो एसिड जिसमें कार्बन के 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे। 2 ग्रुप सेम होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा? ए कायरल। तो इसीलिए ग्लाइसिन इज़ द ओनली अमीनो एसिड विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई अगेन रिपीट, दुनिया के सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दुनिया के सारे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसमें ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, और नीचे वाला आर भी डिफरेंट होता है। लेकिन अगर मैं आर की जगह पर्टिकुलरली H ही लगा दूँ और उसको कौन सा अमाइनो एसिड बना दूँ? ग्लाइसिन, फिर उस केस में तो 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे ना, और 2 ग्रुप सेम होने की वजह से इट इज़ नो मोर कायरल, ही क्या रह जाएगा? और ए कायरल होने की वजह से ग्लाइसिन इकलौता अमीनो एसिड है जो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो मैंने अमीनो एसिड बनाया ना, ये न्यूट्रल बनाया है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एसिडिक ग्रुप है, एक ही बेसिक ग्रुप है। सो इफ़ नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, अगर एसिडिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा है तो ओवरऑल अमाइनो एसिड क्या होगा? एसिडिक। तुम्हें हर एक कैटेगरी के एग्जांपल देख के जाना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन आता है, कई बार नीट के एग्जाम आता है विच ऑफ देम इज़ न्यूट्रल, विच ऑफ देम इज़ एसिडिक, विच ऑफ देम इज़ बेसिक अमीनो एसिड। तो तुम्हें एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ऐसे बेसिक का एग्जांपल है जिसमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा होगा एसिडिक ग्रुप से, तो ओवरऑल अमाइनो एसिड कैसा बिहेव करेगा? बेसिक। जैसे बेसिक का एग्जांपल है लाइसिन। नो एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है। मैं इसकी आपको लिस्ट भेज दूँगी ट्रिक के साथ, ठीक है? हमें भी ज़रूरी है। नहीं, बोर्ड्स के लिए तो बस डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स नहीं। या एक एक एग्जांपल कर लेना जो मैंने नोट्स में प्रोवाइडेड होगी, दिखाना है नोट्स में मैंने कोई दिया ये देखना। एसिडिक
के एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक, लाइसिन बेसिक का। अभी मैंने नीट का क्वेश्चन देखा था कि विच ऑफ देम इज़ बेसिक, तो लाइसिन पे टिक करना है। तो जो एक एक दो दो एग्जाम्पल तुम्हें याद होंगे तभी याद रहेगा ना। जो भी मैंने सबसे पहला ग्लाइसिन कराया और एलानाइन, ग्लाइसिन और एलानाइन जो पहले दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कौन से हैं? न्यूट्रल। लाइसिन एंड एर्जिनाइन, अकेला लाइसिन ही याद कर लो, ज़्यादातर लाइसिन ही होता है, वो क्या है? बेसिक। और एक ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड, इनके तो नाम में ही एसिड आ रहा है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड किसके एग्जांपल हो गए? एसिडिक के। पहले दो जो दे रखे हैं ग्लाइसिन और एलानिन, ये किसके हो गए? न्यूट्रल के। न्यूट्रल। बेसिक के लाइसिन बस। और एर्जिनाइन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूट्रल के कौन से बताए हैं एग्जाम्पल्स? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल कौन से बताए हैं? ग्लाइसिन एंड एलानिन। और एसिडिक के तो नाम में ही एसिड आ रहा है, एस्पर्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एंड बेसिक के मैंने कौन से एग्जाम्पल बताए हैं? लाइसिन एंड एस्पेजाइन, है ना, समथिंग लाइक दिस, आर्जिनिन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी होती है अमीनो एसिड्स की। आफ्टर बीइंग न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक की दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से एक अमीनो एसिड्स होते हैं असेंशियल और एक क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल। अब नाम ही बता रहे हैं कि असेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको डाइट में लें, क्योंकि हमारी बॉडी तो सिंथेसाइज कर नहीं सकती। पहले मुझे लगता था कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती इसलिए वो ज़रूरी नहीं होंगे, बट इसको अदर वे राउंड सोचो कि एक तो हमारी बॉडी पहले ही सिंथेसाइज नहीं कर पा रही और अगर हमने उसको डाइट में भी नहीं लिया तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एसेंशियल वो होते हैं विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, hence they should be taken in our diet। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर ही लेती है ना, विच इज़ सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। अब नॉन एसेंशियल के एग्जांपल मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो बच गए वो कौन से होंगे, क्योंकि तुम 20 हैं, 20 में से 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उस टेबल में जिसके ऊपर स्टार मार्क्ड है वो एसेंशियल है, जिसमें स्टार मार्क्ड नहीं है वो क्या है? नॉन एसेंशियल। अब जिसमें स्टार मार्क्ड नहीं है जो नॉन एसेंशियल है ना, उनके एग्जांपल अगर आप देखोगे ऐसे ही लाइन वाइज, पहले 3 तो GA से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि ग्लाइसिन और एलानिन, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड एस्पर्टाइन। ठीक है, पहले तो GA वाले हैं, यानी कि अगर कोई भी एग्जांपल GA और GA वाला तो वो तो तुम क्या मानोगे? नॉन एसेंशियल। इसके बाद है सिस्टर, सीरीन, सिस्टर से याद रखना सिस्टीन, सिस्टर का नाम क्या है? सेरीन। इस टेबल से T से याद रखना टायरोसिन। इस टेबल में है प्रो से क्या याद रखोगे? प्रोलीन। तो ये 10 एग्जाम्पल अगर आपको दिख गए तो वो किसके हैं? जो इसके अलावा बच गए, लाइसिन, वेलाइन, है ना, ल्यूसाइन, ये सारे कौन से हो जाएंगे? तो इसीलिए अगर आप कहीं भी पढ़ोगे ना, कहीं वीडियो भी देखोगे, वो यही कहता है कि या तो तुम सारे एसेंशियल याद कर लो, जो बच गए वो क्या है? नॉन एसेंशियल, या सारे नॉन एसेंशियल याद कर लो। तो मैं तो नॉन एसेंशियल की ट्रिक बनाई हुई है, GA पहले 6 तो GA वाले हैं, उसके बाद सिस्टर से सिस्टीन, सिस्टर का नाम है सेरीन, इफ टेबल से टायरोसिन, इफ टेबल में है प्रो से प्रोलीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हो गया, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल हो गया। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है अमीनो एसिड्स की, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, एसेंशियल।
नॉन एसेंशियल एक और कैटेगरी भी थी शायद, देखना इसमें। पीछे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन, बस फिर हम शुरू करते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं दो तरह के प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड नॉन फाइब्रस। ग्लोब्यूलर। फाइब्रस होते हैं थ्रेड लाइक, फाइब्रस कैसे होते हैं, और ग्लोब्यूलर होते हैं कॉइल लाइक। बस तुम्हें एग्जांपल पता होने चाहिए। फाइब्रस के एग्जांपल हैं, जैसे थ्रेड क्या होता है, हमारे बाल हो गए हैं ना, कैरेटिन इन हेयर, कैरेटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल्स एंड फिब्रोइन। ये 3 एग्जांपल हैं जो कॉमनली किसके पूछे जाते हैं, फाइब्रस के। और ग्लोबुलर के कौन से होते हैं, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन इन एग एंड कोलेजन। फाइब्रस वाटर इनसेल्यूबल होते हैं। इसको ऐसे याद करो कि अगर फाइब्रस वाटर सेल्यूबल होते तो जब भी हम हेड वॉश करते तो हमारा कैरेटिन डिज़ोल्व होकर निकल जाता है ना। तो जब हम वेट वॉश लेते हैं तो हमारा कैरेटिन कोई वॉश आउट थोड़ा हो जाता है, क्योंकि कैरेटिन इज़ वाटर इनसेल्यूबल। लेकिन जो ग्लोबुलर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि दे बिहेव लाइक सॉल्ट्स। क्योंकि अगर तुम अमीनो एसिड्स में देखो, इनमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो इसी करके ये क्या बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब एसिड्स के साथ ये बेसिक बिहेव करते हैं, बेसिस के साथ ये एसिडिक। और अगर तुम अमीनो एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो क्या होगा कि ये अपना H पॉजिटिव अपने ही NH2 को डोनेट कर देंगे। मतलब अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप अपना H पॉजिटिव NH2 को दे देंगे, जिसकी वजह से एसिडिक ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और बेसिक ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। इफ़ डाईपोलर आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। इफ़ डाईपोलर आयन को क्या बोलते हैं, तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज दैट दे बिहेव एज एम्फोटेरिक, क्योंकि उनके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक, जिसकी वजह से वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और एसिड के साथ भी। बट इन अदर प्रॉपर्टीज़ अगर ये क्वेश्चन आए, व्हाट विल हैपन इफ, नहीं किया आज कुछ, कोई बात नहीं, आज इसके ना विशेष से मैं क्लास लगवाती हूँ। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अमीनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर में ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम COH टू, जिसकी वजह से COH के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और उसके H पॉजिटिव को NH2 ने एब्जॉर्ब कर दिया, तो NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसी फॉर्मेशन ऑफ डाईपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब क्योंकि अमीनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है वाटर में, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो या तो ये हमें एनोड की तरफ माइग्रेट होता नज़र आएगा, या हमें किसकी तरफ माइग्रेट होता नज़र आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है या नेगेटिव। लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर pH होता है, जिस pH पर अमीनो एसिड ना कैथोड की तरफ माइग्रेट होता है ना एनोड की तरफ माइग्रेट होता है, उस pH को आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आई अगेन रिपीट कि अमीनो एसिड्स पहले तो न्यूट्रल होते हैं, बट वो अपने ही स्ट्रक्चर में H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं NH2 को, जिसकी वजह से सेम स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज। और इफ़ डाईपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनकी हमें अमीनो एसिड्स की, कुछ अमीनो एसिड्स कैथोड की तरफ माइग्रेट हो रहे होंगे, कुछ अमीनो एसिड्स एनोड। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखा गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर pH मेंटेन करें तो उस pH पे नेट माइग्रेशन 0 हो जाती है। नेट माइग्रेशन क्या हो जाती है, बट ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के लिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट
6 to 7 के बीच में आते हैं। जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनका अमीनो एसिड्स 3 to 5 के बीच में आता है, और जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनका लाइक 8 to 10, तो इस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, हर अमीनो एसिड का वैसे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अलग अलग होगा, मतलब जिस पीएच की वैल्यू पे उनकी नेट माइग्रेशन क्या हो जाएगी, 0। बट इवन देन आई एम सेइंग कि एक रेंज देखी गई है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का, जैसे एग्जैक्टली ग्लाइसिन का पूछ सकते हैं, तो ग्लाइसिन्स का आई थिंक 6.1 कुछ होता है। ठीक है, एवरेज ही एवरेज। हाँ, अब हम आगे चलते हैं, तो कैटेगरीज होगी, उसके बाद स्ट्रक्चर्स। ना दुखी गया वो, मैं बोल के नहीं मार खाएगा आज। अब देखो अमीनो एसिड, अब मैंने तुम्हें पहले बताया कि प्रोटीन एक सिंपल चीज़ नहीं है कि मैं उनका स्ट्रक्चर आपको बना के दे दूँ। पहले तो देखो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ना है, दूसरे अमीनो एसिड को तीसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ना है, जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखो अमीनो एसिड्स को जोड़ना कैसे होता है, जैसे हम मान लो ये एक अमीनो एसिड है, कोई भी अमीनो एसिड ले लो, जैसे मैंने सिंपल वाला ग्लाइसिन ले लिया, अब चाहे इसको ग्लाइसिन के साथ ही जोड़ लो चाहे एलानिन के साथ जोड़ लो। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि जब तुम दो अमीनो एसिड को जोड़ रहे हो, अगर पहले अमीनो एसिड का NH2 सामने आ रहा है तो दूसरे अमीनो एसिड का COH सामने रखो, क्योंकि रिएक्शन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में होती है। हाँ, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों के बीच में रिएक्शन कराने का क्या क्राइटेरिया है कि हम जो भी दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो दोनों सेम है चाहे वो दोनों डिफरेंट हैं, अगर एक का NH2 फंक्शनल ग्रुप सामने आ रहा है तो दूसरे का कौन सा फंक्शनल ग्रुप सामने आना चाहिए? COH। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में रहती है, ये H देगा ये OH देगा, इनके बीच में वाटर चला गया, तो जैसे इन दोनों के बीच में वाटर जाएगा तो ये दोनों जब जुड़ेंगे यहाँ पे NH रह गया और यहाँ पे अकेला CO रह गया। अब ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में ये जो CONH लिंकेज आई है इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम डाईपेप्टाइड होगा क्योंकि ये दो अमीनो एसिड्स को जोड़ के बना है। लेकिन दो अमीनो एसिड्स को जोड़ के जो डाईपेप्टाइड बना है इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेजेस 1 ही है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेजेस आर इन अ डाईपेप्टाइड, तो बच्चे 2 पे टिक कराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डाईपेप्टाइड है तो उसके अंदर 2 ही पेप्टाइड लिंकेजेस होंगी। बट अगेन लिसन, दैट डाईपेप्टाइड नेम इज़ नॉट बिकॉज उसके अंदर 2 पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। डाईपेप्टाइड तो इसकी वजह से क्योंकि वो कितने अमीनो एसिड से बना है? 2। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डाईपेप्टाइड, तो तुम यही बोलोगे कि 2 अमीनो एसिड्स चाहिए। लेकिन अगर पूछेंगे नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस कितनी है तो आप क्या बोलोगे? 1। अब इसी डाईपेप्टाइड को एक और अमीनो एसिड के साथ जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ट्राईपेप्टाइड। बट उसके अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस कितनी होंगी? ट्राईपेप्टाइड के अंदर 2, मतलब नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस आर ऑलवेज 1 लेस देन द नेम। अगर डेकापेप्टाइड होगा तो डेकापेप्टाइड बना 10 अमीनो एसिड्स का होगा, बट इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेजेस कितनी होंगी? 9। सो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला that the number of peptide linkages present in a polypeptide are always 1 less than the name। डाई के अंदर कितनी पेप्टाइड लिंकेज वो तुमने दिखाई है, इस पूरी ये एक पेप्टाइड लिंकेज है। बना क्या है? पर नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस कितनी है? 1। तो उसी लॉजिक के साथ जब ट्राईपेप्टाइड बनेगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस 3 नहीं होंगी, कितनी होंगी? 2, है ना। अब ऐसे करते करते जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड 10 से भी ज़्यादा हो जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, है ना। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ कर बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बट क्या वो पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है? तब पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनेगा अगर उसके अंदर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होगा। I again repeat, when this polypeptide will form a protein, when in this the number of amino acids are greater than 100 और उसका मॉलिक्यूलर मास किससे ज़्यादा होगा? 10,000 U से। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है,
एंड दैट इज़ द इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन अमीनो एसिड के अंदर सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो इसके अंदर अमीनो एसिड्स किससे ज़्यादा होने चाहिए थे, तभी ये क्या बनाना चाहिए था। बट इसके अंदर सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स हैं, बट फिर भी ये इसकी जो कन्फिगरेशन है वो किससे मैच करती है, प्रोटीन से। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा, बट फिर भी हमें इसको क्या मानना पड़ता है, प्रोटीन। तो ये तो एक नॉर्मल बात होगी। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है 4 लेवल्स पे। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पे स्टडी किया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमें ये बताता है कि जब तुम अमीनो एसिड्स को जोड़ रहे हो या जो प्रोटीन हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होंगे, तो वो किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। क्या पहले ग्लाइसिन है, जैसे अब अगर आप हीमोग्लोबिन अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन देखो तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही होता है। जब आप डॉक्टर के पास अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाने जाओगे तो वो सीक्वेंस ही चेक करेगा। अगर सीक्वेंस सही है तो इसका मतलब वो प्रोटीन सही बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट गिव्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो, और ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड यूनिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन में अमाइनो एसिड GAL के सीक्वेंस में लगे हुए हैं तो किसी दूसरे प्रोटीन में भी इसी सीक्वेंस में लगे होंगे। हर प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा, अलग, क्योंकि वही सीक्वेंस ही तो डिसाइड कर रहा है कि वो प्रोटीन क्या परफॉर्म करने वाला है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर हीमोग्लोबिन में आई डोंट रिमेंबर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, इट्स अराउंड 349। अगर एक भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाए, तो पर्सन में सफ़र फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। इट में सफ़र फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बताता है कि ये जो मोतियों की माला है, जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये फर्दर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। या तो ये अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, या ये किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, बीटा प्लेटेड शीट्स। अब नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आज क्लास में समझाया था कि बीटा प्लेटेड के या तो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बनते हैं या बना के देखे थे ना हमने कि अगर हम सी टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, पैरेलल। सी टर्मिनल को एन टर्मिनल के साथ बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। तो ये एंटी पैरेलल और पैरेलल स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ही फर्दर पार्ट से है ना। टर्शरी हमें ओवरऑल फोल्डिंग बताता है। टर्शरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन कहाँ पे अल्फ़ा हेलिकल है, कहाँ पर वो बीटा प्लेटेड है, कहाँ पर वो अल्फ़ा हेलिकल है। और टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या वो प्रोटीन फाइब्रस निकलने वाला है या क्या वो प्रोटीन क्या निकल के आने वाला है, ग्लोब्यूलर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, आइदर फाइब्रस या फाइब्रस कौन से थे, थ्रेड लाइक, ग्लोबुलर कौन से थे, कॉइल लाइक। तो अब टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या निकल के आने वाला है, फाइब्रस, और या क्या वो निकल के आने वाला है, ग्लोबुलर। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से फोर्सेस हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को खुलने नहीं देते। मतलब अगर तुम बोलो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिकल स्प्रिंग लाइक है या टर्शरी स्ट्रक्चर प्लीट्स हैं, ये खुल क्यों नहीं जाती, क्योंकि इनके अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम शो करते ही हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर को खुलने नहीं देती। तो कौन से फोर्सेस हैं जो इन स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ठीक है, ये लर्न करना है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है दैट द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल एंड लास्ट तो क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी तो कुछ नहीं है, क्वाटरनरी तो सिंपल ये है कि ये उन प्रोटीन्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं। तो अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी है, तो उनकी आपस में स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन ओवर द अदर इज़ गिवन बाय द क्वाटरनरी। तो प्राइमरी क्या था, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, फिर उन अमीनो एसिड के जोड़ने से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या वो
कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही है या प्लीटेड शीट्स बना रही है, वो कौन सा स्ट्रक्चर बताता था? सेकेंडरी। टर्शरी हमें क्या बताता था? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की कहाँ पे वो स्प्रिंग लाइक है, कहाँ वो प्लीट्स है, कहाँ वो स्प्रिंग लाइक है। इसी से डिसाइड होता था कि क्या वो फाइब्रस प्रोटीन निकल के आने वाला है या वो। एंड लास्ट इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी तो सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स के लिए एप्लीकेबल है विच आर मेड ऑफ मोर देन वन नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोटीन इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि जब भी हम किसी प्रोटीन के अंदर पीएच का चेंज लाते हैं या टेम्परेचर का चेंज लाते हैं तो उनकी कॉइल्स खुलने लगती हैं, उनका जो फोल्डिंग हुई होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की वो अनफोल्ड होने लगती है। तो उनके कॉइल्स खुलने की वजह से उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी अनफोल्डिंग होने की वजह से उनका टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। आप किसी भी प्रोटीन में पीएच या टेम्परेचर चेंज करके उसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। सीक्वेंस बदलना तो एक बहुत मतलब आप लगा लो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ से खेलने वाली चीज़ होगी जो हम नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस को चेंज करके नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो हीट से कॉइल अनकॉइल हो जाएगी, फोल्डिंग अनफोल्डिंग हो जाएगी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि डीनेचुरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, मतलब बदलता नहीं है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी। जो बदल जाता है वो कौन सा है? सेकेंडरी है। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि टिक करो कौन सा प्रोसेस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब आप दूध में खट्टा लगा के दही जमाते हो तो जो उसकी प्रोटीन होती है ना, उसमें चेंज आ जाता है। कोएगुलेशन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, जब एग को बॉयल करते हो तो उसका यॉक कोएगुलेट होके सॉलिड इनसोल्यूबल मास बन जाता है पानी में। तो ये दो प्रोसेसेस कौन से हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो विद दिस वी कम